लगातार दूसरे दिन अमेरिकी हमले हुए हैं। आज रात चला ईरान पर हमलों का ये नया दौर है। ईरान के दर्जनों ठिकानों को टारगेट करने का दावा किया जा रहा है। आज रात के हमलों में सेंटकॉम की फोर्स ने पहली बार यूएस फाइटर जेट, नौसेना के जहाजों, वन वे अटैक एरियल ड्रोन और वन वे अटैक सी ड्रोन का इस्तेमाल किया। ईरान के मिलिट्री एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय रडार साइट्स, मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं और छोटी नावों पर हमला किया। कल भी यूएस फौज ने 140 टारगेट हिट किए थे और आज भी ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो कि बताती है कि जो संग्राम है वो विध्वंसक हो चुका है। ना अमेरिका पीछे हट रहा है, ना ईरान तैयार है। ईरान ये बात कह चुका है कि उसके लिए परमाणु से ज्यादा महत्वपूर्ण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और उसी पर कंट्रोल का दावा इस वक्त दोनों पक्ष का है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से लगातार बम वर्षा हो रही है। तो अमेरिका की ईरान पर कारपेट बॉम्बिंग की भी खबर है। साउथ ईरान में एक साथ कई जगहों पर बम गिराए गए हैं। रात भर ईरान पर अमेरिका ने भारी बम वर्षा की है। बमबारी से ईरान में बहुत तेज रोशनी वाला गोला भी एक नजर आता है। देखिए तस्वीरें, ये कारपेट बॉम्बिंग है जो कि यहाँ पर की जा रही है और इस वक्त अमेरिका मानो साम दाम दंड भेद सारे रास्ते अख्तियार कर रहा है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि युद्ध में उसे जीत मिले। तो वहीं दूसरी तरफ काउंटर अटैक ईरान की तरफ से भी लगातार जगहों पर किए जा रहे हैं। खासतौर पर जो अमेरिका का बेस है खाड़ी मुल्कों में, उनको टारगेट किया जा रहा है। कौन किस पर भारी पड़ेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ यहाँ से डिफाइन करती हैं। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को भी टारगेट किया है। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास अमेरिका ने अटैक किया। अमेरिकी हमले में बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुंचा। अमेरिका ने प्लांट को डायरेक्ट हिट हालांकि नहीं किया। डायरेक्ट हिट अगर करता तो रेडियोलॉजिकल त्रासदी आ सकती थी, जो कि अक्सर ऐसे मामलों में देखने को मिलते हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और सैटेलाइट इमेज के जरिए भी आप समझेंगे कि किस तरीके से अटैक करने की कोशिश यहाँ पर अमेरिका लगातार कर रहा है। हालांकि इसके भी एक मायने निकाले जा सकते हैं, एक प्रेशर हो सकता है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट के ठीक बगल में अटैक किया जाता है। अगर न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक होता तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान होता, और न केवल अभी जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं बल्कि ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई शायद आने वाले दशकों तक नहीं कर पाता ईरान। इधर ईरान के खुजिस्तान में अमेरिका का हमला हुआ है। अभी जानकारी ये मिल रही है कि ओमिदिया एयरपोर्ट के पास भीषण बमबारी की गई। हमले में एयरपोर्ट के पास जबरदस्त आग लगी हुई है। तो ये तस्वीरें रह रह करके सामने आ रही हैं। रात भर बमों की बारिश होती है और देखिए अलग अलग जगहों से जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो तमाम जो नेवल फैसिलिटीज़ हैं, उनको तो निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तहस नहस कर रहा है अमेरिका। हमले में एयरपोर्ट के पास कैसे ज़बरदस्त आग लगी है वो तस्वीर आप ज़रा देखिए। कुछ दिन के लिए लोगों को ज़रूर राहत मिली थी जब युद्ध विराम का फैसला लिया गया, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से तनातनी कैसे बढ़ती चली है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। एक तरफ जहां अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है तो जवाब में ईरान उन खाड़ी देशों को टारगेट कर रहा है जिन्होंने अमेरिका को अपनी ज़मीन दी। पहले समझिए गल्फ का ये पूरा खेल क्या है। देखिए कतर में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना, यूएई पर भी ईरान का ड्रोन और मिसाइल से हमला देखने को मिला। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, ओमान पर भी ईरान ने टारगेटेड पिन पॉइंट अटैक किए हैं। तमाम गल्फ देशों में अमेरिकी बेस पर हमले किए गए। जीसीसी देशों पर अमेरिकी मदद करने का आरोप लगातार लगते रहा है। जमीन को इस्तेमाल करने देने के भी ईरान ने आरोप इससे पहले भी लगाए हैं। ईरान के आरोपों को जीसीसी देश हालांकि नकारते रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें इस युद्ध में आप क्यों खींच रहे हैं। जीसीसी देश खुद को टकराव का हिस्सा नहीं मानते। अमेरिकी बेस को द्विपक्षीय समझौते का हिस्सा वो जरूर करार देते हैं, लेकिन इस वक्त ईरान उनको भी बख्शने के मूड में नहीं है। और लगातार आपने देखा है कि इससे पहले भी जब युद्ध का वो दौर हमने देखा, जब फरवरी के बाद किस तरीके से हालात बिगड़े वहां पर, तो आपने देखा कि किस तरीके से खाड़ी देशों को टारगेट किया गया। अब गल्फ देशों की ओर से ओमान और कतर इस जंग में मध्यस्थ हैं, लेकिन अब मध्यस्थ का कोई मतलब नहीं बचता, क्योंकि इस गेम का तो असली खिलाड़ी पाकिस्तान पहले ही बेनकाब हो गया। अब इंटरनेशनल लेवल पर उसकी साख को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब वो कैसे, ये आप जरा समझिए, क्योंकि हम आपके सामने ये तमाम फैक्ट रख रहे हैं। अब देखिए दोनों पक्षों को मेज तक लाया, शांति नहीं करा पाया। ये तो दुनिया पूछ रही है कि भाई फिर क्यों इतना दम भर रहा था पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो हैसियत है वो अब सामने आ चुकी है। गुजारिश वाली उसकी हैसियत यहाँ पर नजर आती है। ईरान, अमेरिका किसी पर कूटनीतिक दबाव नहीं बना पाया। उसकी कोशिश भले ही थी, वो अलग अलग देशों में घूम रहा था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। इंटरनेशनल लेवल पर साख को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जो देश खुद गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा हो वो आखिरकार क्या कर सकता है। पहले भी प्रश्न उठ रहे थे। आईएमएफ समेत कई देशों के कर्ज के बोझ में इस वक्त पाकिस्तान दबा हुआ है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा,
पीओजे में गृह युद्ध जैसे हालात बने हैं। अब अपना घर तो संभल नहीं रहा, वैश्विक संकट कैसे संभाल सकता था। घरेलू हालात से ध्यान भटकाने के लिए मध्यस्थ का वो स्वांग रच रहा था। वो सोच रहा था कि लोगों को लगे कि भाई पाकिस्तान ये करा सकता है, लेकिन उसकी हेकड़ी निकल गई। इस्लामाबाद समझौते का प्रोपेगेंडा दुनिया में फैलाया उसने। समझौता फेल होने से इंटरनेशनल लेवल पर उसकी किरकिरी हुई है। पाकिस्तान की नाकामी के बाद कतर, ओमान प्रभावी दिख रहे हैं। कतर, ओमान सीधे ईरान और अमेरिका से इस वक्त बात कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को कमजोर मध्यस्थ मान रहा है। ईरान पहले ही साफ कह चुका था कि अमेरिकी दबाव में इस वक्त पाकिस्तान, और इसी वजह से उसने कहा था कि उसे पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। ईरान पहले ही साफ कर चुका था अपना स्टैंड। पाक की वजह से ईरान ने समझौते की शर्तें मानने से मना किया। युद्ध ने पाक को अस्थायी और कमजोर मध्यस्थ साबित कर दिया है। अब दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान उस काबिल है ही नहीं जिससे आप समझौते की उम्मीद करें। अब जिसके घर में खुद आग लगी हो, वो दूसरों के आग को कैसे बुझाता, ये सवाल है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार। इसके अलावा आपको स्क्रीन पर कर्नल उत्कर्ष राठौर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर भी नजर आ रहे हैं। सर, आप दोनों का स्वागत। और सबसे पहले कर्नल उत्कर्ष, आप ही के पास आते हुए, अब ये बात तो सच है कि पाकिस्तान से हम क्या उम्मीद करते, वो पाकिस्तान जो कि अपने यहाँ अपनी आवाम को मरने के लिए छोड़ देता है, जिसके खुद के मुल्क में बगावत की आग लगी हो, वो दूसरों की अगर आग बुझाने की बात करे तो वो सिर्फ हंसी का पात्र बनता है। और एक बार फिर से वो साबित हो गया दुनिया के सामने। देखिए, पाकिस्तान को सेलेक्ट करना पीस प्रोसेस के लिए एक बहुत बड़ी गलती थी शुरुआत से। पीस प्रोसेस में जो मीडिएटर चुना जाता है उसकी हैसियत और रुतबा देखा जाता है, जो कि दोनों पक्षों पे बराबर का दबाव डाल सके। पाकिस्तान की ऐसी हैसियत है नहीं। उस पे तुर्रा ये था कि जो ये एमओयू है, तो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर तड़प रहे थे कि इसका नाम इस्लामाबाद डिक्लेरेशन क्यों नहीं रखा गया। अगर पाकिस्तान की ये वेट होता, या वजन होता, या हैसियत होती, तो जब इस एमओयू पे विवाद शुरू हुआ कि जब ईरान ने कहा हमारे फ्रोजन एसेट्स वापस करो, 300 बिलियन डॉलर के बारे में जब मुकर गए थे ट्रंप, तो पाकिस्तान को अपना वजन दिखाना चाहिए था। वहां तो चुप बैठ गए। तो यहां पर पाकिस्तान का एक वहां से उठाया तो गया मीडिएटर बनाने के लिए, और इसमें अमेरिका की सारी गलती। अमेरिका नहीं चाहता था किसी बड़े प्लेयर को बनाए जिसकी बात उन्हें माननी पड़े। तो यहां पर एक तरीके से मैसेंजर का काम पाकिस्तान ने किया। इसके आगे उनके हाथ में नहीं है। अभी पूरा एमओयू ध्वस्त हो गया, लड़ाइयां चल रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से एक भी बयान नहीं आया है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का भी क्लॉज पढ़ें एमओयू में, तो उसमें साफ लिखा है कि 30 दिनों तक ईरान कंट्रोल करेगा। तो ये किसने लिखा था? यहां पे कमी आती है कि अमेरिका न तो डिप्लोमेसी में पास हुआ, न ही वॉर में पास हुआ। डोनाल्ड ट्रंप तो ये बात कह चुके हैं सार्वजनिक तौर पर। उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को इसलिए चुना क्योंकि उनको कमजोर लोग पसंद हैं। संजीव श्रीवास्तव, मतलब इस बात पे तो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि अगर समझौता कराने वाला पाकिस्तान हो तो इसका भविष्य क्या होने वाला है, ये तो हर कोई समझता है। लेकिन जो पाकिस्तान ये सोच रहा था कि अपनी इमेज को बिल्कुल बदल ले, आप सोचिए कर्ज के बोझ तले दबा है, वहां पर भारी बवाल है, पीओजे की जनता सड़कों पर है, बलूचिस्तान में क्या हाल है वो हर कोई देख रहा है, बीएलए लगातार वहां की आर्मी को टारगेट करती है, खैबर पख्तूनख्वा में किस तरीके से तनातनी है वो हर कोई देख रहा है। इन्हीं तमाम चीजों से तो बचना चाहता था पाकिस्तान। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। पाकिस्तान की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि जिसके के माध्यम से वो कोई सक्सेसफुल मीडिएशन करा सके। अगर उसकी कोई भी अगर भूमिका रही है तो वो एकमात्र मैसेंजर की रही है, और उस मैसेंजर की भूमिका में भी वो अनेक तरीके के पक्षपात के भी आरोप हैं। ईरान की तरफ से भी इस तरीके की अनेक बातें कही गई, और विशेष रूप से जो पाकिस्तान की सेना के जो प्रमुख हैं फील्ड मार्शल मुनीर, उनकी भूमिका को लेकर के अनेक तरीके के सवाल ईरान के अंदर ही उठ रहे थे। तो ये बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान की जो को एक मीडिएटर के रूप में चुना जाना ये एक गलती थी, और बेहतर हो कि अमेरिका इस तरीके की गलतियों को अब सुधार ले, ऐसा रियलाइजेशन आ रहा है। और यदि कोई राष्ट्र इस पूरी सिचुएशन में सबसे अच्छी मीडिएशन की भूमिका अगर निभा सकता है तो वो कतार है।
और साथ ही साथ अन्य जो राष्ट्र भी है जो मिडिल ईस्ट रीजन के, वहां पर भी ऐसी संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। लेकिन जो कतर की भूमिका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कंट्री के रूप में हमेशा से रही है। अमेरिका को जब जब ऐसे मीडिएशंस की आवश्यकता पड़ी है, चाहे तालिबान के साथ बातचीत हो, चाहे वो किसी अन्य जो हमास और इजराइल के बीच की स्थिति थी, उसमें भी कतर ने एक बड़ी भूमिका निभाई और फिर से एक बार कतर अपनी भूमिका में आ गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कतर एक बेहतर विकल्प था और सबसे अच्छा विकल्प था। पाकिस्तान को एक मीडिएटर के तौर पर चुना जाना एक गलती थी। मैं फिर से इस बात को कहूंगा। इसी पर कर्नल उत्कर्ष, आपका एक रिएक्शन, आप भी विकल्पों के तौर पर आप किस देश को देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि कतर की भूमिका अहम हो सकती है? देखिए प्रिया, जैसे संजीव जी ने कहा कि कतर का एक बहुत बड़ा एक रहा है स्ट्रिंग ऑफ इन्वॉल्वमेंट पीस प्रोसेस में। कतर अभी भी सक्रिय है। कतर आज भी वहां पर निगोशिएशंस चल रही हैं इस सारी लड़ाइयों के बाद भी। बात दूसरी है कि बिखरे हुए ईरान ने कतर और ओमान दोनों पर हमला किया है और दोनों जगह पे पीस प्रोसेस की बातें चल रही हैं। और कतर में पाकिस्तान फिर बैठने की कोशिश कर रहा है कि क्रेडिबिलिटी तो इनके तो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा ही है। मैं लौट रही हूं सर आपके पास, एक बड़ी खबर मिल रही है, जरा वो जल्दी से दर्शकों को बता देती हूँ, फिर आपका रिएक्शन लूंगी। ईरान युद्ध का बाजार पर देखिए असर दिख रहा है। तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा की उछाल हुई है। सोने की कीमत में 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। एक बार फिर से आप सोचे वही दौर क्या वापस लौट रहा है, सवाल बना हुआ है, क्योंकि मार्केट पर सीधे अब असर दिख रहा है। क्योंकि आज सोमवार का दिन, आज मार्केट जैसे खुलता है तो अभी जानकारी ये मिल रही है कि सोने की कीमत में 1% से ज्यादा की गिरावट हुई। इसके अलावा तेल की कीमतों में यहां पर उछाल देखने को मिला है। मार्केट को बहुत वक्त तक इस युद्ध ने प्रभावित किया है और सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अगर इसी तरीके से ऐसे हालात बने तो आने वाले दिनों में बहुत संभव है कि तेल की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आगे तमाम देशों का क्या रुख होने वाला है, भारत क्या करेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर है, IRGC का एक बहुत ही सनसनीखेज दावा। कुवैत में मिसाइल डिपो को टारगेट बनाया गया है। 2 अमेरिकी हिमार्स लॉन्चर को बर्बाद किया गया है, ये IRGC की तरफ से कहा गया है। एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज दावा है। कुवैत में मिसाइल डिपो को टारगेट किया गया है, ये IRGC की तरफ से कहा गया है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो कि आपको मालूम है कि लगातार पिन पॉइंटेड हमला कर रहा है और अभी तक जो जानकारी है वो ये कि हिमार्स लॉन्चर को बर्बाद कर दिया गया है। कितना बड़ा ये नुकसान है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। उत्कर्ष सर, अगर IRGC की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने भाई मिसाइल डिपो को टारगेट किया है और हिमार्स लॉन्चर को बर्बाद कर दिया है, इससे अमेरिका को कितना नुकसान और इसके रिपरकशंस आप क्या देख रहे हैं? प्रिया देखिए, एक चीज समझने वाली है। 2 दिन पहले खबर आई थी कि